हेलो, सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज जो क्लास है वो हिस्ट्री का क्लास लेके आए हैं। आप लोगों को प्राचीन काल भारत पढ़ा रहे हैं। उससे पहले मौर्य काल के बारे में आपको हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद में आज जो हम क्लास कराएंगे, मौर्य काल के बाद में जो कौन से भारत पे विदेशी आक्रमण हुआ था, इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास देखते हैं। जो लोग इससे पहले क्लास नहीं देखे हैं वो जाकर जरूर देखें, तभी जाकर आपको इस क्लास के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। मौर्योत्तर काल के बाद में क्या हुआ था, भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या क्या था। सबसे पहले क्या था, हिंदू यूनानी आया था, उसके बाद शक आया था, उसके बाद पल्लव आया था, उसके बाद कुषाण वंश आया था। ये चार वंश जो था ना, वो आया था मौर्य काल के बाद में। जो मौर्य काल जब खत्म हो गया ना, उसके बाद जो यहाँ पे राज किया, कौन कौन सा वंश राज किया है, इसके बारे में। तो हिंद यूनानी जो कहाँ से आया था, हिंद यूनानी, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, हिंद यूनानी जो था, इसके किस किस नाम से जानते हैं, ग्रीक या बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हिंद यूनानी को 3 नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं ग्रीक के नाम से भी दिया जाता है, बैक्टीरिया के नाम से भी दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखें, हिंद यूनानी जो था कहाँ से आया था, ये याद रखिए। हिंद यूनानी जो आक्रमणकारी हिंदू कोश पर्वत था, उसको पार करके याद रखिए आया था। याद रखिएगा, हिंदू कोश जो पर्वत था उसको पार करके हिंद यूनानी जो भारत में आया था। सबसे पहले आक्रमणकारी शासक कौन था, डेमेट्रियस था। डेमेट्रियस सबसे पहला आक्रमणकारी था। याद रखिए, डेमेट्रियस जो था सबसे पहला आक्रमणकारी था। ठीक है, हिंद यूनानी का। इसने भारत पे आक्रमण किया, कौन कौन से जगह किया, अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध। आपको पता था मौर्य काल में जो था ना, ये भारत का हिस्सा था। अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध का बड़ा प्रांत, ये किसका हिस्सा था, भारत का हिस्सा था। ठीक है, मौर्य काल में। इसके बाद उसने किसकी पे जीत लिया, अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बड़े भाग को उसने जीत लिया, यूनान ने। ठीक है, जो डेमेट्रियस, उसने राजधानी कहाँ बनाया, साकाल बनाया। साकाल या सियालकोट के नाम से भी जाना जाता है, सियालकोट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। प्रमुख शासक कौन था, ये हिंद यूनान का जो सबसे प्रमुख शासन जो नाम दिया गया था, उसका नाम क्या था, मिनांडर था, या मिलिंद के नाम से भी जाने जाते हैं। याद रखिए, कहीं कहीं पे मिलिंद भी नाम दिया जाता है, लेकिन मिलांडर के नाम से जाना जाता। 165 से 145 बीसी तक उसने राज किया भारत पे। ठीक है, मिलांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिलांडर जब आया, उसने नागसेन से उन्होंने मिला और उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने दीक्षा ली। और उसने कुछ ऐसे भी बताया जाता है जो उन्होंने एक मिलांडर एवं नागसेन के बीच में क्या होता है, प्रश्न उत्तर का संकलन हुआ था। मतलब कि मिलांडर जो था वो नागसेन से प्रश्न किया था, और सारा प्रश्न का उत्तर कौन दिया था, नागसेन ने उनको सारा उत्तर दे दिया था। उसने बौद्ध धर्म के लिए बारे में पूछा था, कौन, मिलांडर। उसने अब जीवन के बारे में पूछा था, तो सारा कुछ का उत्तर कौन दिया था, नागसेन ने। किसको, मिलांडर को दिया था। ठीक है, मिलांडर कौन था, यूनानी था, याद रखिएगा। ये कहाँ से पता चलता है, ये मिलिंद पन्हों का मिलिंद पन्हों से एक ग्रंथ है, इससे पता चलता है, जो नागसेन और मिलांडर के बीच में प्रश्न उत्तर चला था। ठीक है, मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, याद रखिएगा। इसका देखिए, जब यूनान आया था भारत में, तो उसने क्या भारत पे प्रभाव डाला। बहुत बार क्वेश्चन आता है, जो इसने प्रभाव क्या क्या डाला। कोई भी आएगा भारत पे शासन करने, तो कुछ तो या तो अच्छाई छोड़ेगा या तो बुराई छोड़ेगा, 2 चीज होता है। तो इसीलिए हम लोग देखते क्या क्या उसका प्रभाव है। सर्वप्रथम उसने सोने का सिक्का जारी किया। जो यूनान था, बहुत बार क्वेश्चन है, पूछेगा आपसे, सबसे पहले जो सोने का सिक्का जारी कौन किया था, तो कौन किया था, यूनान किया था, याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रथम शासक थे जिन्होंने सिक्के के कला एवं राजा का निश्चित जानकारी मिलती। सिक्के पे क्या करते उसने, राजा का या कुछ कला का चित्र उसमें सिक्के में डाल दिया जाता था। ठीक है, जिससे उसके राजा के बारे में जानकारी मिले, उस युग के बारे में जानकारी मिले, इसी से पता चलता, सिक्के से पता चल जाता था। ठीक है, तो कला एवं राजा की निश्चित जानकारी कहाँ से मिलता था, सिक्के से ही मिल जाता था। ठीक है,
इसने क्या किया, सप्ताह में 7 दिन चलाया। सप्ताह का जो आज 7 दिन हो रहा है, इन्हीं का दिन है, यूनान का ही दिन है। 12 राशियां था, कैलेंडर वर्ष उसने जारी किया। ठीक है, ये कौन किया था, ये हिंदू यूनान ने जारी किया था, याद रखिएगा। उसमें पर्दा में नाटक जो हो रहा था, ये यूनान का, जैसे आज कल में देखते होंगे जो हम लोग को गाँव घर में भी जो नाटक होता है, कुछ भी होता है, नाटक होता है, कुछ थिएटर होता है, उसमें जो पर्दा गिराया जाता है, ये किसका देन है, यूनान का ही देना है। ठीक है, याद रखिएगा ऐसा। उसके बाद में मौर्य काल में जब इनका खत्म हुआ युग, उसके बाद कौन आया, जब यूनान का खत्म हुआ तो कौन आया, शक वंश आया। शक वंश कहाँ से आते हैं, यूनान के बाद शक मध्य एशिया से भारत आया था। कहाँ से आया था, मध्य एशिया से भारत आया था। शकों को 5 शाखाएं थी, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध शाखा कौन सा था, पश्चिमी शाखा था। यह पश्चिमी शाखा जो सबसे प्रसिद्ध माना गया। ठीक है, इसका प्रमुख शासक कौन था, बहुत बार क्वेश्चन आया है। जो शक का जो प्रमुख शासक कौन था, तो रुद्रदामन था, याद रखिए। रुद्रदामन जब उनका प्रमुख शासक था, इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया, मतलब जीवन दिया। सुदर्शन झील जो था ना, मौर्य काल में चंद्रगुप्त ने निर्माण करवाया था। तो उस समय क्या हुआ था, उसके बाद में उसमें बहुत सारा कूड़ा कचरा ये सब भर गया था, मतलब कि क्योंकि चंद्रगुप्त तो इसलिए किया था जो कृषि से सिंचाई तिंचाई अच्छा हो, इसीलिए उसने सुदर्शन झील का मतलब ये खोदाई कराया था। तो उसके बाद उसने क्या किया, उसमें जब उनके मौर्य काल समाप्त, उसमें बहुत सारा कूड़ा कचरा सब भर गया था, गंदगी फैल गया था। उसने उसके बाद में क्या किया, शक का जो राजा था, प्रमुख शासक रुद्रदामन ने उसको क्या किया, मतलब उसको एक नया जीवन दिया, फिर से उसको सफाई करवाया और सिंचाई के लिए पानी का उसने उपयोग किया। ठीक है, तो सुदर्शन झील का जो जीवन देने वाला कौन था, बाद में रुद्रदामन था, याद रखिएगा। कौन निर्माण करवाया था, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। पूछता है बहुत बार क्वेश्चन, जो सुदर्शन झील का निर्माण कौन कराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और उसको जीर्णोद्धार कौन किया था, रुद्रदामन, याद रखिएगा। मतलब जीवन कौन दिया था, रुद्रदामन, याद रखिएगा। इसने संस्कृत में पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। जूनागढ़ अभिलेख जो सबसे पहला अभिलेख, देखिए माना जाता है रुद्रदामन को संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसने सबसे पहला जो अभिलेख जारी किया था, जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था, याद रखिए। वो संस्कृत में जारी किया था, याद रखिएगा। ठीक है, उसने उज्जैन का स्थानीय राजा को उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को 58 BC में पराजित कर दिया। उज्जैन का एक स्थानीय राजा था जिसने क्या किया, फिर शकों को क्या किया, पराजित मतलब हरा दिया। शक को हराने के बाद में उसने अपना एक विक्रमादित्य का उपाधि धारण कर लिया। मतलब होता राजा लोग क्या करता था, किसी को यदि हरा जाता, यदि बड़े राजा हैं उसको यदि हरा देता तो वो अपना एक बड़ा उपाधि प्राप्त कर लेता था। तो ऐसे ही उसने उज्जैन का एक राजा था जिसने शकों को पराजित कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, विक्रमादित्य का उपाधि धारण कर लिया। ठीक है, जिससे विक्रम संवत भी प्रारंभ हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, विक्रम संवत भी प्रारंभ हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आया क्या, पल्लव या पार्थिन के नाम से भी कहीं कहीं पल्लव लिखा रहता था, पार्थिन भी लिखा रहता था। पल्लव का जो राजधानी क्या था, तक्षशिला। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, इसीलिए पल्लव का राजधानी क्या था, तक्षशिला। इसका प्रमुख शासक कौन था, गॉड फर्निस था। गॉड फर्निस कौन था, इसका प्रमुख शासक। बहुत बार क्वेश्चन आया है, पल्लव का जो प्रमुख शासक कौन था, गॉड फर्निस था, याद रखिएगा। उसके बाद में रुद्रदामन के बारे में कुछ प्रमुख बातें सुन लीजिए। रुद्रदामन जो संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था, हम लिख दिए। सबसे पहले उसने संस्कृत में लंबा अभिलेख कौन सा था, गिरनार अभिलेख जारी किया। सबसे लंबा अभिलेख पूछेगा जो रुद्रदामन कौन सा जारी किया था, तो गिरनार अभिलेख जारी किया था। ठीक है, शक का राजा अपने को क्या बोलते थे, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, छत्रपत बोलता था। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको इसमें हम आपको यूनान के बारे में बता दिए हैं। यूनान के बाद किसके बारे में बताएं, शक के बारे में बताएं। शक का राजा कौन था, प्रमुख राजा रुद्रदामन के बारे में। रुद्रदामन किसका प्रेमी था, संस्कृत का प्रेमी था। उसके बाद में आता है कुषाण वंश। कभी कभार एक लाइन से भी क्वेश्चन आपको सजाने के लिए दे, जैसे बड़ा बड़ा एग्जाम दे दीजिएगा बीपीएससी यूपीएससी, तो उसमें सजाने के लिए भी दे। पहले कौन आया था, यूनान, उसके बाद में शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद में कौन आया था, कुषाण वंश। कुषाण वंश ये कहाँ से आए थे, ये चीन के युद्ध
यूची या तोखरी जाति के संबंधित है, मतलब ये चीन के थे जो मध्य एशिया से भारत आया था। ठीक है, चीन का एक जाति था यूची या तोखरी जाति से इसे माने जाते हैं। ठीक है, ये मध्य एशिया से भारत आए थे। ठीक है, इसमें 5 कुलों में विभाजित किए, जिसमें सबसे बड़ा प्रमुख क्या था, कुषाण था। ये जो था ना उसने 5 भागों में विभाजित था, जिसका पहला सबसे प्रमुख कौन थे, कुषाण थे, कुषाण वंश। ठीक है, जिसके संस्थापक कौन था, कुचुल कंडफिसेस। कंडफिसेस कौन था, कंडफिसेस कौन था, कुचाल खंडफिसेस कौन था, कुषाण वंश के संस्थापक। ठीक है, कंडफिसेस याद रखिए। सबसे प्रमुख शासक कौन था इसका, कनिष्क का, बहुत इंपॉर्टेंट पूछिएगा। कुषाण वंश का सबसे प्रमुख शासन कौन था, कनिष्क था। कनिष्क कौन था, कनिष्क इस कुषाण वंश का सबसे प्रमुख शासक था। उसने राजधानी कहाँ पे बनाया, पुरुषपुर या पेशावर बनाया था। दूसरा राजधानी कहाँ बनाया था, मथुरा। बहुत बार क्वेश्चन, दूसरा राजधानी कहाँ पे बनवाया था, कहाँ पे बनवाया था, मथुरा में बनाया था, याद रखिएगा। 70 AD में शासक बनने के बाद में उपलक्ष्य में उसने शक संवत चलाया था। मतलब वो जब शासक बन गए हैं, जब शासन 78 BC में उसने क्या शक संवत चलाया, जिसको राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता। शक संवत को भारत में किस नाम से जाना जाता, राष्ट्रीय कैलेंडर। जो कि शक संवत कैसे चलता है, राष्ट्रीय कैलेंडर कैसे, जो चैत माह उसका पहला माह होता है। चैत माह जिसको मार्च में बोला जाता है। मार्च के 21-22 मार्च को पहला मार्च स्टार्ट होता है और लास्ट चैत पहला चैत और लास्ट कौन सा, फागुन होता है, शक संवत। ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट बहुत बार क्वेश्चन में आया है, पहला कौन सा होता है, तो चैत उसका पहला मंथ होता है और लास्ट कौन सा होता है, फागुन होता है। ठीक है, और मार्च 21-22 को पहला ये डेट स्टार्ट होता है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के महासमय, मतलब ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन, कनिष्क। उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, अनुयायी। उन्होंने शासन काल में चौथे बौद्ध संगीत का, इसी के शासन काल में क्या हुआ था, चौथा बौद्ध संगीत हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन क्या था, वसुमित्र किया था। ठीक है, जो कि आपको पता होगा कुंडल कश्मीर में जो हुआ था चौथा बौद्ध संगीत, इसी के टाइम में हुआ था, कनिष्क के शासन काल में। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, चौथा बौद्ध संगीत किसके काल में हुआ था, कनिष्क काल में हुआ था। ठीक है, इसका अध्यक्षता कौन किया था, वसुमित्र किया था। ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध सोना के सिक्के जारी करने वाले कौन थे, कनिष्क जो था। सबसे सर्वाधिक शुद्ध सोना सिक्का कौन जारी किया था, आपको याद रखिएगा। सबसे पहले सर्वाधिक सोने का सिक्के किसने जारी किया था, हिंद यूनानी। और सर्वाधिक शुद्ध सोना सिक्के कौन, शुद्ध मतलब यहाँ पे सोना ने शुद्ध ने यहाँ पे शुद्ध लगा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज हो जाता। शुद्ध सोना सिक्का कौन जारी सबसे ज्यादा किया था, कुषाण वंश में। और कौन किया था, कनिष्क ने, याद रखिएगा। कनिष्क राज्य वेद का नाम क्या था, चरक था, याद रखिएगा। चरक कौन था, उनका राज्य वेद था। ठीक है, कनिष्क का जो राज्य वेद था वो कौन था, चरक था। भारत का आइंस्टीन किसको बोला जाता है, कुछ महत्वपूर्ण बातें याद है। भारत का आइंस्टीन किसको बोला था, नागार्जुन को बोला जाता है। गंधार एवं मथुरा कला का विकास किससे है, ये कुषाण वंश से ही हम लोग को पता चलता है। गंधार कला और मथुरा कला, गंधार कला किसके, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और मथुरा कला किससे, जैन धर्म से रिलेटेड है। तो इसीलिए आपको पता है इसका विकास जो देखा गया है, ये गंधार और मथुरा कला का विकास ये कुषाण वंश से ही रिलेटेड है। ठीक है, अश्वघोष जो है बुद्ध चरित्र का रचयिता थे। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है बुद्ध चरित्र का रचयिता कौन थे, तो अश्वघोष था। बहुत बार क्वेश्चन, ये इसको बोलता है बौद्ध धर्म का रामायण भी माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नागार्जुन को शून्यवाद का जनक भी माना जाता है। शून्यवाद का जनक किसको बोला जाता है, नागार्जुन का। सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में किस टाइम में हुआ था, वास्तुकला के क्षेत्र में किस टाइम में हुआ था, कुषाण वंश के टाइम में हुआ था। तो ये जो आपको हम सारा क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप इसको यदि क्लास के कर लेंगे तो इसमें कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो आपसे कठिन लगेगा। ठीक है, तो आप हर एग्जाम निकाल सकते हैं। तो इसको हर क्लास को आप देखिए और अच्छे से देखिए और आपको इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप क्लास कर ले रहे हैं तो बहुत इनफ है। ठीक है, तो ये जो बिहार का एग्जाम होता है, यूपी का, स्टेट लेवल का, जितना भी आप एग्जाम होता है आप उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। ठीक है, इस क्लास को देखें। ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे। ठीक है।